वेलकम फ्रेंड्स। हम प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। हमने इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ सेट को भी डिस्कस किया था, लेकिन हमने ये सभी डिस्कशंस ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टू सेट्स ही किया था। आज मैं आपको ये सभी बातें बताने वाला हूं इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्री सेट्स। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं लेने वाला हूं थ्री सेट्स का केस। तो हम क्या करने वाले हैं उसके लिए, जैसे मान लीजिए ये फिर से मेरे पास सैंपल स्पेस है और मैंने इस बार इसमें तीन इवेंट्स क्रिएट किए, ए बी और सी। चलिए थोड़ा और क्लियर बना देते हैं इनको। ये है इवेंट ए, ये है इवेंट बी एंड दिस इज इवेंट सी, राइट। चलिए ठीक है, कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं कलर चेंज करूं तो दिस इज इवेंट बी एंड लेट्स से दिस इज इवेंट सी। ठीक है, तो ये हमारा सी इवेंट है और ये हमारा बी इवेंट है एंड दिस इज आवर इवेंट ए। और मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है कि इन हर एक इवेंट में कुछ ना कुछ कॉमन है आपस में। हम अगर यहाँ पर देखें तो ए और बी जो दो इवेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी उनमें भी कुछ कॉमन है। बी और सी भी ओवरलैप कर रहे हैं, उनमें भी कुछ कॉमन होगा। और ए और सी भी ओवरलैप कर रहे हैं तो उनमें भी कुछ कॉमन होगा। और अगर हम तीनों को इकट्ठा देखें तो ए बी और सी तीनों भी थोड़े से एरिया में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी उन तीनों में एक साथ भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, राइट। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए मैं साथ के साथ में एक एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल में ले लेता हूं कि लेट अस से हम यहां पर बात कर रहे हैं, हमारे पास सपोज एक्सपेरिमेंट करने के लिए वी हैव अ ग्रुप ऑफ 100 पीपल। हमारे पास में 100 पीपल का एक ग्रुप है और हम क्या करते हैं, उनमें से रेंडमली किसी एक पर्सन को उठाते हैं, ठीक है ना। वन पर्सन इज सेलेक्टेड, ठीक है ना। अब वो जो पर्सन हमने सेलेक्ट किया वो कौन सा पर्सन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं तीन इवेंट्स क्रिएट कर रहा हूं। थ्री इवेंट्स, आई एम क्रिएटिंग थ्री इवेंट्स। तो फर्स्ट इवेंट तो आप यहां पर ये मान लीजिए ए इवेंट है दैट द पर्सन ड्रिंक्स टी। वो जो पर्सन है वो टी ड्रिंक करता है। सेकंड, दैट द पर्सन ड्रिंक्स कॉफी एंड थर्ड द पर्सन ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक, वो सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, ठीक है ना। अब आप सोचिए कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो टी और कॉफी दोनों प्रेफर करते होंगे, दोनों ही उन्हें पसंद होगी, दोनों ही वो लेते होंगे, मतलब ए और बी दोनों में कॉमन आते होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बी और सी में भी कॉमन आते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ए और सी में कॉमन आते होंगे, और फिर कुछ ऐसे होंगे जो तीनों को ही पसंद करते होंगे, तो वो ए बी और सी तीनों में कॉमन होंगे, राइट। चलिए ठीक है, तो अभी आप फिर से वेन डायग्राम की तरफ आइए। अब यहां पर मेरे को ये तो आपको शायद समझाने की जरूरत ही नहीं है कि यहां पर ए इंटरसेक्शन बी हम किसे बोलेंगे। देखिए ये तो मैं मानता हूं आपको पता होगा कि यहां पर हम ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलेंगे, जो ए और बी में कॉमन एरिया है, दैट विल बी कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। हालांकि मैं इस मार्किंग को अभी हटा भी दूंगा, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा कि ये है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी किसको कहते होंगे, जो बी और सी दोनों में कॉमन है, दैट इज बी इंटरसेक्शन सी, राइट। दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। चलिए मैं एक बार ए इंटरसेक्शन बी को भी एक अलग कलर से यहां पे मार्क कर देता हूं, या मान लेते हैं इसको मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से मार्क कर देता हूं, लेट्स से ऐसी स्ट्रेट लाइंस बना करके। तो ये मैंने शो क्या कर दिया आपको, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने रेड कलर में आपको शो किया हुआ है। और फिर मैं थर्ड आपके सामने दिखा देता हूं, ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए और सी के बीच में कॉमन। तो ए और सी के बीच में कॉमन वो मैं इस तरीके से दिखा देता हूं, समझ गए होंगे आप, ए और सी में कॉमन। और फिर मैं आपसे अगर ये भी पूछूं कि बताइए ए बी और सी तीनों में कॉमन क्या है,
ए बी और सी तीनों में कॉमन क्या है, तो उसको हम सिंबल क्या देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये तीनों में कॉमन है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। चलिए पर्पल कलर से मैंने आपको तीनों का कॉमन एरिया भी शो कर दिया। ओके, अब अगर हमें क्वेश्चन बोलता है कि आप तो जरा हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल कर बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि आप ऐसे केसेस बताओ या आप ये प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें या तो ए हो या बी हो या सी हो, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो पर्सन टी लेता है या कॉफी लेता है या सॉफ्ट ड्रिंक लेता है, कुछ भी लेता है, इन तीनों में से कुछ भी लेता है। अब शायद आप बोलेंगे मेरा एक क्वेश्चन सुन के कि सर आपने टोटल 100 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसा ही है ना भाई, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो 100 लोगों पर है, तो सर ये सभी के सभी लोग या तो टी या कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक तो लेते ही होंगे ना। अरे भाई हर पर्सन कुछ ना कुछ तो लेता ही होगा, तो हम तो साफ कह सकते हैं ना कि ए यूनियन बी यूनियन सी में सारे के सारे 100 लोग होंगे। लेकिन अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 100 लोगों में से कुछ ऐसे भी हो जो तीनों ही नहीं लेते हो, हु नाइदर टेक टी नॉर कॉफी नॉर सॉफ्ट ड्रिंक। मतलब ऐसे भी तो कुछ होंगे जो तीनों में ही नहीं आते होंगे। और देखिए वेन डायग्राम में वो चीज कैसे दिख रही है, कहाँ दिख रही है आपको, ये जो खाली एरिया है ना वेन डायग्राम में, मैं अगर इसको शो करूं आपको, देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है, बचा हुआ एरिया जो इन तीनों सर्कल्स के बाहर है, आप सोचिए ये क्या शो कर रहा है हमें, ये हमें ऐसे सभी लोगों को शो कर रहा है जो ना तो ए में है ना बी में है ना सी में है। ऐसा ही मानेंगे ना हम इसको। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ऐसे भी कुछ लोग होंगे 100 में से जो तीनों में ही नहीं आते होंगे। इसलिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आपको ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है, ठीक है ना। आपको बस उतने से लोग बताने हैं जो तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हो। अब हम कैसे निकालें, आइए समझते हैं। देखिए अब हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए हम सबसे पहले ए को लेंगे, ए में बी को ऐड कर देंगे, सही बात है। फिर इसमें सी को भी ऐड कर देंगे। आप सोचिए तीनों सर्कल्स को मैंने ऐड कर दिया, अब जैसे मैंने तीनों सर्कल्स को ऐड किया तो इनमें से जो कॉमन एरियाज है वो तो रिपीट हो गए, वो तो काउंट हो गए कई बार। तो जैसे अब सबसे पहले हम यहां पर ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। आप ए इंटरसेक्शन बी वाले रेड एरिया को देखिए, वो 2 बार आ चुका, तो मैं उसको एक बार हटा देता हूं। मैंने उसको एक बार के लिए हटा दिया ताकि वो 2 में से एक बार ही रह जाए। तो अभी तो 2 बार आया हुआ है, वो ए में भी गिन लिया गया, वो बी में भी गिन लिया गया। तो मैंने क्या किया, उसमें से एक बार हटा दिया उसको, तो ए इंटरसेक्शन बी वाले को मैंने एक बार माइनस कर दिया, राइट, ठीक है। इसी तरह मैं बी इंटरसेक्शन सी को भी एक बार माइनस कर देता हूं, क्योंकि वो भी कॉमन है, दोनों में गिनती में आ रहा होगा, तो मैंने उसको भी हटा दिया, एक बार हटा दिया तो अब एक ही बार रह गया। और इसी तरह मैं ए इंटरसेक्शन सी को भी हटा देता हूं, तो वो भी एक ही बार रह गया। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉमन कॉमन एरियाज को एक एक बार हटा दिया। लेकिन आप सोचिए इस बेचारे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का क्या होगा, ये जो बीच में एरिया है, आप देखिए मैं इसको आपको बता देता हूं, ये तो हट ही गया पूरा ही। चलिए एक बार फिर से मैं इसको यहां पर बना देता हूं, ये हमारा सी था, राइट, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको बना लेते हैं हम, ये हमारा सी था। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सोचिए ये जो कॉमन एरिया है, जो ए बी और सी तीनों में कॉमन एरिया है, आप सोचिए ये तो मैंने 3 बार ही जोड़ा था और तीनों बार ही माइनस भी कर दिया ना। आप देखिए जब मैंने ए बी और सी तीनों को जोड़ा था तब ये कॉमन एरिया तीनों में हमने ले लिया था, लेकिन अब जब मैंने इन तीनों को माइनस किया तो ये 3 बार माइनस भी तो हो गया, तो 3 बार ये वाला एरिया जुड़ा भी तो माइनस भी तो हो गया, तो ये तो जीरो रह गया, ये एरिया तो रहा ही नहीं, एक तरह से यहां से ब्लैंक रह गया, मैं ऐसा कह सकता हूं ना, ये एक तरह से खाली रह गया। तो मुझे अब एक बार तो इसे लेना पड़ेगा ना, आप समझ रहे मेरी बात। मैं फिर से कहता हूं ये जो कॉमन एरिया है ये 3 बार ही मैंने प्लस बी किया, क्योंकि ये ए बी और सी तीनों के अंदर मैंने ले लिया था, और अब 3 बार ये हट भी तो गया, क्योंकि कॉमन वाले में भी तो ये हट गया ना।
तो 3 बार लिया भी, 3 बार हट भी गया, तो ये तो कहीं आया ही नहीं ना, 0 रह गया ये तो अब मुझे इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसमें अब फाइनली इसे एक बार जोड़ देता हूं। किसको? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले एरिया को मैंने एक बार जोड़ दिया। अब फाइनली मेरे पास ये पूरा का पूरा एरिया आ गया। कौन सा एरिया आ गया? आप समझ गए ना। अब मेरे पास ये कंप्लीट एरिया आ चुका है, ये कंप्लीट एरिया। इसको ही हमने क्या नाम दिया है? ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ये पूरा एरिया हमारे पास आ गया और इसी को हम क्या कहते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बताइए हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या बना? फिर से हम लिखते हैं ध्यान से। हमारा फाइनल फॉर्मूला बना ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए, अब मैं प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में अगर लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन फिर एक बार हमें प्लस क्या करना पड़ा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैंने आपको इसका पूरा रीजन बता दिया कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना है, ठीक है ना। मैंने आपको पूरा रीजन बता दिया। अब आपको फाइनली तो इसको याद ही कर लेना है, रट ही लेना है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे सर इसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन आप ले लीजिए, टी कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक वाला। अब अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ये दे दिया जाए, क्वेश्चन ने मुझे रेडीमेड दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्वेश्चन ने हमें रेडीमेड दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने हमें दे रखा है भाई देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो इतना है, उसने हमें दे रखा है। जैसे कुछ भी आप मान लीजिए, हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.35, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसी बी की भी अलग से हमें दे दी प्रोबेबिलिटी, सी की भी अलग से दे दी हमें। फिर इन्होंने हमको ए इंटरसेक्शन बी की भी दे दी, ए इंटरसेक्शन सी की भी दे दी, ए फिर बी इंटरसेक्शन सी की भी दे दी, और फिर तीनों के इंटरसेक्शन की भी दे दी। सारा मटेरियल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। हमें तो क्या करना है? हमें तो बस इस फॉर्मूले में डाल देना है, तो हमारा अपने आप ही क्या आ जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। आपको तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली डायरेक्ट ही आते हैं। क्लियर है? अच्छा मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी लैंग्वेज इस तरह लिख दूं, ध्यान से आप सुनेंगे। मैं लैंग्वेज ऐसे लिख दूं कि प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन ड्रिंक्स टी इज 0.35। तो आप बताइए, आप उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो मानेंगे ना। फिर मान लीजिए अगला सेंटेंस क्वेश्चन में आता है प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन ड्रिंक्स कॉफी इज इतना, तो आप बोलेंगे कि ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है हमें। फिर क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है। मतलब होगा क्या कि क्वेश्चन में हो सकता है आपको सेंटेंसेस लिखे हुए आए, लेकिन आप उसको सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते जाइएगा कि हाँ भाई ये तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है। फिर अलग से आता है प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ, तो इसका मतलब बताइए ये आपको क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तब। फिर दे रखा है प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन ड्रिंक्स टी कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक ऑल द थ्री, तीनों चीजें वो लेता है। बताइए ये क्या है? ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह सेंटेंसेस में दिया रहेगा तो आप भी तो उसको सिंबल के फॉर्म में बदल सकते हैं ना, इसमें तो मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है ना। तो कैसे भी करके हमें सारी चीजें रेडी मिलेगी। ओके ठीक है। अब मैं आपसे यहां पर ये जानना चाहता हूं, आप मेरे को बताएंगे, आप बताएंगे अब मुझे कि अगर हम 3 इवेंट्स की बात कर रहे हैं, देयर आर 3 इवेंट्स ए बी और सी। हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, अब आप उसमें कोई भी 3 इवेंट बना लीजिए। जैसे वही हम ले लेते हैं, हमने एक कार्ड को उठाया है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और अब हमने 3 इवेंट्स बना लिए। हमने कोई भी 3 इवेंट्स बना लिए। ए तो हमने बना लिया कि वो कार्ड स्पेड होना चाहिए, एक हमने बना लिया कि वो लेट्स से वो होना चाहिए एक क्लब, और एक हमने बना लिया कि वो होना चाहिए हार्ट। अब मैं आपसे अगर ये जानना चाहूं, बताइए यहां पर ए बी और सी तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है क्या?
आपको याद होगा ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो आप बोलेंगे यस सर ये तो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन तो है ही नहीं ना। कोई ऐसा पत्ता होता है क्या जो तीनों में से तीनों की तीनों कैटेगरी में आ रहा हो, या कोई भी दो कैटेगरीज में आ रहा हो? ऐसा तो कोई पत्ता होता ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मैं अगर आपसे यहां पे पूछना चाहूं, बताइए इनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी, क्योंकि कुछ कॉमन तो है ही नहीं ना इनमें। आपको याद आ रहा है ना, मैंने पहले आपको लास्ट क्लास में यही प्रॉपर्टी बताई हुई है दो इवेंट्स के साथ। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, इसी वाले केस में मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो है, फिर बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो है, फिर ए इंटरसेक्शन सी भी जीरो है। बिल्कुल आराम से हम ये बात कह सकते हैं, राइट? अब आप बताइए, अगर ये सभी की सभी जीरो है, ये सब जीरो है, ये तो आपको क्लियर है क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जितने भी इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटीज है वो तो सारी जीरो ही आने वाली है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। क्योंकि ये सब क्या है, म्यूचुअली, बोलिए ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब अगर मैं आपसे जानना चाहूं, बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ए यूनियन बी यूनियन सी का तो आपने हमें ये लंबा सारा फॉर्मूला बताया है, लेकिन इस लंबे सारे फॉर्मूले में ये सारी चीजें तो जीरो रहेंगी ना, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मैंने बताए हैं आपको, तो ये सब तो जीरो रहेंगे। अब जब ये सारे जीरो रहेंगे तो हम आराम से कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। बस कंप्लीट। तो कहने का मतलब है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है और इस बार 3 इवेंट्स मैंने लिए, तो उसमें ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्वेशन में आएगी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बातें 2 इवेंट्स के साथ में बताई थी, आपको याद होगा, आप उसको रिवाइज भी करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह अब मैं अगर बात करता हूं 3 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, आपको याद होगा मैंने एग्जॉस्टिव का मतलब भी आपको लास्ट क्लास में बताया था। 3 म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, नाम तो वही रख देते ए बी एंड सी। तो अगर ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इन तीनों ने मिलकर के पूरे आउटकम्स को कवर कर लिया, पूरी सैंपल स्पेस को कवर कर लिया। तो बताइए इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, फटाफट बताइए। इनकी प्रॉपर्टी होगी कि इनमें ए यूनियन बी यूनियन सी, याद रखिए यहां पर मैं यूनियन कह रहा हूं, ठीक है ना? देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी जीरो, मैंने ऊपर यूनियन नहीं बोला था। ये आपको अंतर क्लियर होना चाहिए दोनों में क्या है। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1। रीजन बताइए 1 के बराबर क्यों आ रही है? क्योंकि हम जानते हैं इसने पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर लिया, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा 1 होती है। ठीक बात है? तो चाहे हम 2 इवेंट्स ले ले तब भी यूनियन जो आएगा वो 1 आएगा, और अगर 3 अभी हमने लिया तो वहां पे भी यूनियन 1 ही आएगा। ऐसा कब हो रहा है? जब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। क्लियर बात हो गई आपको? चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए इसी से बना लेते हैं हम। अ डाइस इज रोल्ड, एक डाइस को हमने रोल किया। अब मैं यहां पर 3 इवेंट्स बना देता हूं। फर्स्ट इवेंट, दैट द नंबर इज ऑड नंबर। सेकंड में बनाता हूं दैट द नंबर इज लेस देन 2, या ये मान लीजिए इट इज लेस देन 3। और मैं थर्ड बनाता हूं दैट द नंबर इज मोर देन 3। ठीक है ना? चलिए एक बार सोचते हैं कि इसमें इवेंट ए में क्या क्या चीजें आएगी। ऑड नंबर मतलब क्या क्या हो गए, 1, 3 एंड 5। बताइए सेकंड वाले इवेंट में क्या क्या आएगा? लेस देन 3 मतलब 1 और 2, और मोर देन 3 मतलब 4, 5 और 6। आप मुझे बताइए अगर मैं इन तीनों इवेंट्स का
आउटकम जो इनमें हर एक में लिखे हुए हैं, मैं उन सबको इकट्ठा कर दूं तो क्या उसके अलावा कोई आउटकम बचता है? बताइए फटाफट से। आप मुझे बताइए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या क्या आएगा? आप बताइए ऐसे कौन कौन से नंबर है जो या तो ए में या बी में या सी में किसी में भी है, किसी में भी, आइदर इन ए और इन बी और इन सी, ऐसे कौन कौन से नंबर है? आप बोलेंगे सर हमें तो सारे ही इसमें कवर दिख रहे हैं, सारे ही आ गए इन तीनों में मिला करके। तो बताइए हम इनको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, क्योंकि इन्होंने सबने मिलके सारे आउटकम्स को कवर कर लिया। हाँ बेशक इनमें कोई कोई आइटम्स कॉमन भी मिलेंगे आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, फिर आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पर कॉमन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन तो हो सकता है, लेकिन हम अभी ये बात कर रहे हैं कि क्या ये तीनों मिलकर के सारे आउटकम्स को कवर कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये क्या है? एग्जॉस्टिव। ठीक है, अच्छा चलिए आप मुझे बताइए ऐसा कोई एग्जाम्पल आप सोचिए, आप मुझे ऐसे 2 इवेंट्स बता दीजिए विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए और वो एग्जॉस्टिव भी होने चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए उनमें। बताइए ऐसा कोई एग्जाम्पल, इसका कोई एग्जाम्पल, ऐसे 2 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, इसका कोई एग्जाम्पल। सिंपल है, इसका एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वही कार्ड इज ड्रॉन, हमने एक ताश का पत्ता उठाया रैंडमली, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, और अब हम यहाँ पर 2 इवेंट्स बनाते हैं। ए इज द इवेंट दैट द कार्ड इज रेड कार्ड, बी है कि वो ब्लैक कार्ड है। अब आप बताइए ये दोनों इवेंट्स क्या ये एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव का मतलब क्या था? दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? बताइए। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी पत्ता रेड और ब्लैक दोनों नहीं हो सकता ना, तो बिल्कुल ये दोनों एक्सक्लूसिव भी है। और आप सोचिए क्या ये एग्जॉस्टिव है? हाँ बिल्कुल ये एग्जॉस्टिव भी है। क्यों एग्जॉस्टिव है? बताइए एग्जॉस्टिव क्यों है? क्योंकि इन दोनों इवेंट्स ने मिलकर सारे आउटकम्स को कवर कर लिया, क्योंकि रेड और ब्लैक के अलावा तो कोई पत्ता हो ही नहीं सकता ना, तो सारे के सारे पत्ते आ गए ना इन दोनों में, तो ये एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है ना, तो कई बार ऐसे भी हम इवेंट्स बना सकते हैं जो दोनों ही कैटेगरीज में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अब आप बता दीजिए अगर ये दोनों में ही आ रहे हैं तो इनके ऊपर दोनों की प्रॉपर्टीज ही लगेगी ना, मैं सही कह रहा हूं ना? इन पर दोनों की ही प्रॉपर्टीज लगेगी। आपको याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी? या तो उसमें मैंने बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, याद आ गया आपको? आपको देखिए सब चीजें याद करनी पड़ेगी डेली बेसिस पर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास के समय भी बताया था, आपको रोज की क्लास को मेमोराइज करना पड़ेगा, केवल पढ़ने और समझने से काम नहीं चलेगा, आपको साथ की साथ में उनकी सारी टेक्निक्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आगे वाली क्लास में कोई भी पीछे की क्लास की बात को रेफर कर सकता हूं। मैं आपको कभी भी कह सकता हूं देखो हमने कुछ क्लासेस पहले ये कॉन्सेप्ट को समझा था, अब जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट है, मैं अब आने वाले जो हमारे क्लासेस होगी उसमें मैं उसको कभी भी रेफर कर सकता हूं। और ऐसे में मान लीजिए आप बोले कि सर वो तो हम भूल चुके, वो तो कुछ क्लासेस पहले का कॉन्सेप्ट था, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको फिर वार्निंग दे रहा हूं, ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर काफ़ी लंबा रहता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम बार बार में नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, और फिर कोई भी क्वेश्चन में कोई सा भी कॉन्सेप्ट हमें काम में आ सकता है, इसलिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करते रहना पड़ेगा आफ्टर एवरी क्लास। केवल समझने से काम नहीं चलेगा, याद करने पड़ेंगे आपको ये। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 भी होता है, किसमें? एक्सक्लूसिव में। और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी मैंने बताया था। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं आपको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए। और एग्जॉस्टिव के लिए हमने क्या पढ़ा कि ए यूनियन बी का जो प्रोबेबिलिटी आता है वो 1 आता है। अब बताइए यहां पर तो ये दोनों प्रॉपर्टीज लगेगी ना, क्योंकि ये तो दोनों कैटेगरीज में आ रहा है। अब जबकि यहां पर ये दोनों प्रॉपर्टीज लग रही है, तो बताइए अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो क्या पता चलेगा मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये किसकी प्रॉपर्टी निकल गई? नई,
जो एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव दोनों होते हैं उनकी। और मैं तो आपको बोलूंगा ऐसी चीजों को आप रट नहीं सकते ज्यादा, इनको तो आपको तुरंत बैठ के सोच लेना चाहिए। भाई जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिख जाए कि ये एग्जॉस्टिव भी और एक्सक्लूसिव भी है, तो आपको इन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग से तो याद रहेगी ही रहेगी, वो तो आपने याद कर रखी होगी। तो आप तुरंत बैठ करके भी ये डिसीजन ले सकते कि हाँ यार इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना। तो ऐसी चीजों को आप हर चीज को रटे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीजों को आप उसी समय बैठ के भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका बहुत अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की सारी कहानी अभी बता दी है। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब ये नई चीज हमारी चालू हो रही है, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव की बात हो गई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। अब ये नया टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, या मैं ऐसे बोल दूं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। चलिए क्या होता है ये ध्यान से देखते हैं। फिर से मैं वेन डायग्राम की हेल्प से बताता हूं तो इजीली समझ में आ जाएगा उससे। मान लेते हैं ये हमारा वेन डायग्राम है, सैंपल स्पेस, एंड दिस इज इवेंट ए। अगर ये इवेंट ए है तो इसके अलावा जो भी एरिया बच गया, इसके अलावा जो भी एरिया बच गया, देखिए इस सैंपल स्पेस में जो भी कुछ बच गया, अब ए के अलावा जो बच गया उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है, ये ऊपर हम डैश लगा देते हैं, इस तरह से ऊपर डैश लगा देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डैश कहते हैं, ए डैश। ठीक है। तो ए डैश क्या है, ए के अलावा जो भी रह गया वो सबको हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए डैश। आप चाहेंगे सर इसका एग्जांपल दो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फिर से मैंने एक कार्ड उठाया, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ये तो मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैंने इसमें से एक इवेंट बनाया ए, और वो क्या है, दैट द कार्ड इज स्पेड। अब आप बताइए, मैं अगर आपसे जानना चाहूं, बताइए ए डैश क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर स्पेड के अलावा जितने भी पत्ते हैं। भाई स्पेड कितने होते हैं, टोटल 13 पत्ते होते हैं स्पेड के, इसके अलावा जितने भी बचे वो सारे ए डैश में आ जाएंगे। तो बताइए ए डैश में क्या रह जाएगा, बचे हुए क्या क्या रह गए, क्लब, हार्ट और डायमंड, ये सारे किस में आ जाएंगे, ए डैश में। सिंपल बात है। अब आप एक बात बता दीजिए, अगर अगर मैं अगर आपसे इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो वो क्या है, आप निकाल देंगे। आप बोलेंगे सर टोटल आउटकम्स तो 52 होंगे, क्योंकि 52 पत्तों में से हम कोई एक पत्ता उठा रहे हैं, तो 52 विल बी द टोटल आउटकम्स। और ऊपर क्या आ जाएगा, फेवरेबल कितने होंगे, 13 पत्ते, तो 13/52 मतलब 1/4 मतलब 0.25, ये आ गई ए की प्रोबेबिलिटी। और फिर मैं आपसे अगर पूछूं बताओ ए डैश की कितनी है, तो आप कैसे बता सकते हैं, आप ये मुझे इस तरह बता सकते हैं। देखिए या तो आप निकालने बैठे कि यार क्लब, हार्ट और डायमंड के कितने पत्ते होते हैं, अच्छा 13 13 13, टोटल 39 पत्ते होते हैं, तो 39/52 मतलब 0.75। या तो आप ये लंबे तरीके से निकालें, और या आप सीधे क्या बोल सकते हैं कि अरे सर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपने, हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और उसमें से ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमने निकाल ही ली, 0.25 है। तो सर जो बची हुई होगी वो ए डैश की ही तो होगी ना, क्योंकि बचा खुचा तो सारा ए डैश कहलाता है। भाई ए के अलावा जो रह गया उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है ना, अगर ए डैश की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो वो डायरेक्ट दिख रही है 0.75। तो आप इसे एज अ फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब दिस इज योर फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। इसको फॉर्मूला क्या बोलूं मैं, ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है, बस आपको ए डैश का मतलब पता रहे। तो बताइए अगर मेरे को ए डैश की प्रोबेबिलिटी जाननी है तो वो कैसे निकलती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा इसी तरह
मान लीजिए मुझे b की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और मुझे b डैश की निकालनी है। अब क्या करूं? तो मैं बोलूंगा 1 में से इसको माइनस कर दो, सिंपल है ना। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b दे रखा है और मान लीजिए मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का डैश ये निकालना है, तो यहां भी आप सेम बोल दीजिए। आप बोल दीजिए सर 1 में से आप इसको माइनस कर दो, तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का डैश। ये आप कहीं भी लगा लीजिए, आपको किसी का भी डैश निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो आप 1 में से प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए, तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर हो रही है बात आपको? तो मैंने आपको अभी कॉम्प्लीमेंट्री वाली चीज समझा दी, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अब आप चाहेंगे सर इसका कोई एग्जाम्पल दे दो थोड़ा, इसका फिर से एक और भी कोई एग्जाम्पल दे दो। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसका, कि हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कहाँ करते हैं, हम इसको यूज कहाँ करते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, कि क्वेश्चन मैं ये बनाता हूं कि लेट्स से 2 कॉइन्स या 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। याद होगा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस हमने बहुत किए हुए हैं, आपको याद आता रहना चाहिए, ठीक है ना। और अब मेरे से पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज, उन दोनों डाइस पर जो नंबर आ रहे हैं उनका सम क्या आना चाहिए, दैट द सम इज एट लीस्ट 3, दैट द सम इज एट लीस्ट 3। याद होगा हमने शायद सेम टू सेम ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है। अब आप बोलेंगे सर फिर हम वापस क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये वाली चीज की एप्लीकेबिलिटी समझा रहा हूं, हालांकि हमारा ये किया हुआ है, फिर भी आप देखिए ध्यान से। बताइए हम इस क्वेश्चन को किस तरह करते थे, आपको याद है कैसे करते थे? आपको पहले सोचना होता था यार एटलीस्ट 3 चाहता है ये सम, तो एटलीस्ट 3 मतलब कम से कम 3 होना चाहिए। अब कम से कम 3 में तो भाई बहुत सारे केस आ गए, सम 3 हो, सम 4 हो, 5 हो, ऐसे लास्ट कहां तक आता है 12। हम जानते हैं 2 डाइस रोल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सम आता है 12। तो क्या मुझे हर एक का अलग अलग केस बनाना पड़ेगा और हर एक का आंसर निकालना पड़ेगा, और फिर मैं सबको जोड़ूंगा? आपको याद है मैंने आपको इसका उल्टा करने का तरीका बताया था, मैंने बोला था आप रिवर्स सोचिए, अगर आपको इसका रिवर्स वाला रास्ता इजी लग रहा है तो आप वही अपनाइए, ठीक बात है। चलिए तो आप एक बार के लिए मान लीजिए कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि सम इज एटलीस्ट 3। मैंने इस इवेंट को नाम दे दिया ए, क्योंकि हम किसी भी इवेंट का नाम ऐसे रख सकते हैं, ए इज द इवेंट दैट द सम इज एटलीस्ट 3। अब मैं पता है क्या करूंगा, मेरे को पता है कि ए की प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे तो निकालना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि बहुत लंबा रह जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसके उल्टे केस को जरा सोचता हूं, उल्टे केस को। बताइए मैं उल्टे केस को अगर सोचूंगा तो उल्टा केस क्या बचा, इसके अलावा उल्टा केस क्या बचा? एटलीस्ट 3 का उल्टा क्या होता है? लेस देन 3, 3 से कम। और बताइए 3 से कम कितने केस बनेंगे? सिर्फ एक केस बनेगा, और वो कौन सा होगा? सम इज 2, क्योंकि 2 से कम तो हो ही नहीं सकता ना सम, बस एक ही तो केस बन रहा है। तो हम जानते हैं ये बड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, ये उल्टा वाला रास्ता। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए, तो बताइए जो इसके उल्टे केस रह जाएंगे, यानी ए के अलावा जो रह जाएगा उसका हमें क्या नाम रखना चाहिए? ए डैश। अभी मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट सिखाया, भाई ए के अलावा जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? ए डैश कहते हैं। बताइए ए डैश में क्या बात आ जाएगी? ए डैश में आ जाएगा सम इज लेस देन 3। और हम जानते हैं ए डैश निकालना हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, तो एक काम करते हैं हम ए डैश की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। आप बोलेंगे अरे सर पूछिए ए की और आप निकाल रहे हो ए डैश की, लेकिन मैं बोलूंगा एक बार आप रुको, आप एक बार रुको और जरा मेरे साथ निकलवा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। बताइए कितनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? लेस देन 3 मतलब हमें 2 चाहिए, सम शुड बी 2। बताइए ऐसे कितने केस बनते हैं कि सम 2 आए? सिर्फ एक केस बनता है, याद आ रहा है ना आपको, कि दोनों डाइस पर 1 1 आ जाए तभी तो सम 2 आएगा। तो देयर इज जस्ट वन केस।
और टोटल आउटकम्स तो हम जानते हैं 6⁻², क्योंकि 2 डाइस हमने उछा लिए तो 6 की पावर 2 36। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ए डैश की। अब आप मुझे बताइए फटाफट कि यहां से अगर मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। हम बोलेंगे अरे भाई इसमें से इसको 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से हम उल्टे वाले केस को हटा देंगे तो अपने आप सीधे वाले केस आ जाएंगे। तो बताइए हमने बेसिकली क्या किया है। अरे भाई हमने 1 माइनस ए डैश की प्रोबेबिलिटी कर दी। ऐसा करने से हमारी ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 35/36। बताइए हमने ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर लिया ना। मैंने आपको ये प्रॉपर्टी याद करवाई थी। देखिए आप इसको ऐसे याद कर लीजिए और या फिर आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, बात तो वही है ना। मेरे कहने का मतलब है आप चाहे इसको ऐसे याद कर लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए डैश, और चाहे हम ये कह लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ए। कैसे भी कर लेंगे, बात तो वही है ना, क्योंकि इधर का उधर जाएगा तो वो ऐसे बन जाएगा। सही बात है। हम ऐसे भी समझ ले कि अगर ए तो है हमारा ये वाला इवेंट, दिस इज आवर इवेंट ए, तो इसके अलावा क्या बचा, ए डैश। तो हम ये कह सकते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को मिलाकर क्या आएगा, 1 आएगा। आएगा ना, क्योंकि ए और ए डैश को मिलाकर के सारा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। आप देख रहे हैं ना यहाँ वेन डायग्राम में सारा सैंपल स्पेस कवर हो गया इन दोनों में। तो बस प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 ही आएगी इनमें दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो। ठीक बात है ना। तो आप ये भी याद कर लीजिए, इसको भी आप एज अ फॉर्मूला लिख लीजिए। वैसे तो मैं बोलूंगा इसी से ये दोनों निकले। सही कह रहा हूं ना, ये तो आप समझ रहे होंगे सारी बातें। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि ए एंड ए डैश आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव है, बताइए क्यों ये एग्जॉस्टिव है, बताइए ये एग्जॉस्टिव क्यों है। मैंने आपको एग्जॉस्टिव का मतलब क्या बताया था, जब दो इवेंट्स मिलकर के सारे सैंपल स्पेस को कवर कर लेते हैं। अब आप बताइए ए और ए डैश में तो सब कुछ आ गया ना, कुछ बचा ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी सॉरी ए एंड ए डैश आर एग्जॉस्टिव। और साथ में बताइए ए और ए डैश जो है क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। सोचिए एक्सक्लूसिव का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, जब दो इवेंट्स में कुछ कॉमन नहीं होता। आप खुद सोचिए ए में और ए डैश में कुछ कॉमन है क्या, अरे कैसे हो सकता है कॉमन, जो ए के अलावा है वो सारा ही तो ए डैश है, तो दोनों में कुछ कॉमन कैसे होगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सक्लूसिव भी है। ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको किसकी बता दी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। ये सारी प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की। ये मैं अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की ही बातें बता रहा हूं सारी। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये बातें। चलिए ठीक है, अब आप मुझे फटाफट से बताएंगे, आप जरा ट्राई करेंगे, बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश में क्या रिलेशन है, कि अगर मैं 1 में से इसे माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दे रखा है और मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, क्या करूं। आप बोलेंगे सर इसको 1 में से माइनस कर दो, है ना, कोई नई बात मैं नहीं बता रहा, वही बातें हैं जो हमने अब तक सीखी है। ओके, अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो मैं क्या टेक्निक यूज कर सकता हूं, मैं इसके डैश की प्रोबेबिलिटी निकालकर उसको 1 में से माइनस कर सकता हूं। बताइए ये रास्ता मैं यूज कर सकता हूं कि नहीं। सही बात है ना भाई, जिस तरह हमने ये सारी इक्वेशंस बनाई है वैसे ये भी तो बना सकते हैं ना हम। इसमें दिक्कत क्या है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले ए यूनियन बी के डैश की निकाल लो, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो। ये रास्ता हम फॉलो कर सकते हैं ना, उल्टा वाला रास्ता आराम से फॉलो कर सकते हैं। निकालनी है मुझे ए यूनियन बी की, लेकिन मैंने पहले किसकी निकाली, ए यूनियन बी के डैश की, और फिर मैंने उसको 1 में से माइनस कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, मैंने कोई अब तक नई बात नहीं बताई। चलिए ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अरे सर
अरे सर ये आप क्या कह रहे हो? सर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने का तो आपने हमें पहले से एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है, याद है ना आपको? ए यूनियन बी का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? मैं लिखता हूं यहां पर, बताइए मैंने आपको इसका एक ऑलरेडी क्या फॉर्मूला बताया? मैंने आपको बताया था ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आप बोलेंगे अरे सर आपने हमें पहले से ये बताया हुआ है, तो ये आप क्या बता रहे हो फिर? तो मैं आपको बोलूंगा ये ए यूनियन बी को ही निकालने का एक और तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको बड़े काम की बातें बता रहा हूं। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स जब आप करेंगे, तब आपको ये सभी बातें मैं याद दिलाऊंगा और आप देखिएगा हम ये सब बातों को इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस में। अभी आप समझ लीजिए, मैं इसीलिए आपके दिमाग को पहले इस हिसाब से आपका माइंडसेट बना रहा हूं कि आपको कोई भी चीज बाद में नई नहीं लगे। लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको ये सभी चीजों को लगातार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको कितना भी बता दूंगा, आपको सारा बताया हुआ तो भूल ही जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप परेशान होते रहेंगे कि सर ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा हमें। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपको पुराना भूल गया। इसलिए मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको लगातार इस चैप्टर को रिवाइज करते रहना है मेरे साथ में ही, ठीक है? आपको याद होगा ए यूनियन बी का ये फॉर्मूला तो हमारा देखा हुआ था, लेकिन अब मैंने आपको एक और नया तरीका बता दिया ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब आप बोलेंगे सर आपने नया तरीका क्यों बताया? क्योंकि कई बार हम ये वाला तरीका लगा ही नहीं सकते हैं, मजबूरी होती है, क्वेश्चन में हमें इसकी जानकारी ही नहीं दी होती है। हम देखेंगे ऐसे कई क्वेश्चंस, तब हमें ये ऑल्टरनेट वाला रास्ता भी दिमाग में याद आ जाना चाहिए। और हम कई बार देखेंगे कि ये वाला रास्ता हमारे लिए शॉर्टकट पड़ेगा, शॉर्टकट। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे ये शॉर्टकट रहेगा, अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा। अभी तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझते हुए चलिए, वो आपको बस समझना है, राइट? ठीक है, ओके। अब मैंने आपको जो अभी नई बात बताई, मैं अलग से फिर से लिखता हूं मैं, ध्यान से। क्या बताया मैंने आपको? गौर करना है। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस ए यूनियन बी का डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, और इसी के साथ में मैं आपको एक नई चीज और बता देता हूं, लगे हाथ एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो चीज है इसको मेरे को अगर ब्रैकेट्स खोलने हैं तो कैसे खोलते हैं। जैसे आपको याद है ना, मैथमेटिक्स में अगर मुझे इसका ब्रैकेट खोलना होता है तो आपको याद है उसके लिए क्या करते हैं हम माइनस को x के साथ अलग कर देते हैं और y के साथ अलग कर देते हैं। ऐसे ही खुलता है ना ब्रैकेट, ऐसे ही खुलता है। मैं आपको कुछ वही बात बताने वाला हूं कि अगर मुझे यहां भी ब्रैकेट खोलना है तो ब्रैकेट के बाहर कौन खड़ा है? डैश, डैश बाहर खड़ा है। तो ब्रैकेट खोलने पर क्या होगा वो आप जरा ध्यान से देखेंगे मेरी बात को। चलिए देखते हैं बहुत अटेंशन से। अगर मुझे ए यूनियन बी के डैश को खोलना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए मैंने डैश को अंदर घुसा दिया, मैंने क्या किया? डैश को अंदर कर दिया, ब्रैकेट्स को खोल के डैश को अंदर घुसा दिया। और कैसे घुसा? वो ए के साथ अलग से हो गया और बी के साथ भी अलग से लग गया। और बीच में जो सिंबल था, पहले यूनियन था, अब वो उल्टा हो गया, वो यू घूम गया, तो क्या बन गया? इंटरसेक्शन। आप देखिए डैश के अंदर घुसते ही क्या क्या हुआ? एक तरह से भूकंप आ गया। और क्या हुआ? डैश ए के साथ अलग जुड़ गया, बी के साथ अलग जुड़ गया, और जो यू था वो घूम गया। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। और इस फॉर्मूले को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन किसी पर्सन का नाम है, उनका दिया हुआ ये लॉ है, तो इसलिए इसका नाम रखा डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, जब आपको यही समझ में आ गया तो साथ में मैं आपको एक और चीज भी समझा देता हूं, शायद आपको वो भी समझ में आ जाएगा। बताइए अगर मैं आपसे उल्टी वाली चीज पूछूं, मतलब मान लीजिए इस बार मेरे को इसको एक्सपेंड करना है, किसको? ए इंटरसेक्शन बी का डैश। याद रखिए इस बार मैंने इंटरसेक्शन लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ डैश अंदर जाके क्या करेगा? तो आप वही वाला सिस्टम लगा दीजिए। आप बोलेंगे सर है ना, पहले तो डैश अंदर जाके ए के साथ अलग हो जाएगा, बी के साथ अलग हो जाएगा, और भूकंप आ गया, इसलिए इंटरसेक्शन भी उल्टा बन के यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा।
चेंज हो गया ना साइन। ये भी क्या है, ये भी है डी मॉर्गन्स लॉ। ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। क्या क्या, ए यूनियन बी का डैश इस तरह खुलेगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इस तरह खुलेगा। ये आपको याद कर लेना है, काम आएंगे हमको, सब चीजें काम आएगी आगे। अभी मैं आपको टुकड़े टुकड़े में चीजें बता रहा हूं, फिर हम फिर से उनको इकट्ठा करके क्वेश्चन करेंगे। इज इट राइट? ओके, तो मैंने आपको यहां पर ये बता दिया कि फिर से हमारा फोकस इस बात पर कि ए यूनियन बी निकालने का एक और तरीका अब हमें पता चल गया है, वो है 1 माइनस उसका कॉम्प्लीमेंट। और उसके कॉम्प्लीमेंट को खोलना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह 3 सेट्स ले लूं और मैं आपसे पूछूं बताओ इसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी को अगर मुझे निकालना है तो मैं, आप बताइए, इसका एक बड़ा फॉर्मूला तो आपको बता ही चुका हूं ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का एक लंबा फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं जिससे आपको याद आ जाए। देखिए यही था ना वो फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी का। और अब मैं इसी का आपको एक और ऑल्टरनेट रूट दिखा रहा हूं, वो क्या होगा बता दीजिए, आप खुद बोलिए क्या होगा। 1 माइनस इसका डैश, इसका डैश। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझाने की भी जरूरत नहीं है अब मुझे, ये तो आप समझ ही गए होंगे। हमने कॉम्प्लीमेंट वाले प्रॉपर्टी को यूज किया है। और फिर से मैं अगर आपसे जानना चाहूं, बता दो जरा इसको हम कैसे एक्सपेंड करें, तो आप बोलेंगे सर डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो, सर डी मॉर्गन्स लॉ लगा दो। चलो लगवाओ फटाफट। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, वो कहता है डैश को आप अंदर भेज दो, ब्रैकेट के अंदर, अंदर घुस के वो क्या करेगा, वो ए के साथ अलग, बी के साथ अलग, सी के साथ अलग हो जाएगा और सब कुछ उल्टा कर देगा, मतलब यूनियन की जगह इंटरसेक्शन बन जाएगा। नो डाउट, ये क्या है, सब डी मॉर्गन्स लॉ बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये सब बातें आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। तो अगर आपको ये सब चीजें याद रहेगी तो फिर मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आगे चल के बताऊंगा। बस अभी तो आपको चीजों को याद करते जाना है अच्छे से। मैं तो ये बोलता हूं अगर आप इसको 2 बार भी ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसमें ज्यादा कुछ याद करने का है ही नहीं। याद तो मैं आपको अभी के अभी करवा रहा हूं, इनफैक्ट आपको मैं याद करने का काम भी नहीं दे रहा, वो तो मैं आपको साथ में ही करवा रहा हूं। मैं आपसे बस इतना सा चाहता हूं, आप इसको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहे, बार बार इन चीजों को आप रिवाइज करते रहे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा चीजें फ्रेश रहे। तो इस क्लास में हम इतना ही देखते हैं। थैंक यू।